आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे विद्युत, फिजिक्स के विद्युत चैप्टर को पढ़ेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर लूसेंट साइंस का ये सीरीज़ आप लोगों को थोड़ा भी पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। विद्युत, स्थिर विद्युतिकी। लगभग 600 ईसा पूर्व में यूनान के दार्शनिक थेल्स ने देखा कि जब अंबर को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है तो उसमें कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े आदि को आकर्षित करने की गुण आ जाती है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, लगभग 600 ईसा पूर्व में यूनान के दार्शनिक थेल्स जब देखें कि जब अंबर को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है तो इसमें कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े आदि को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। यद्यपि इस छोटे से प्रयोग का स्वयं कोई विशेष महत्व नहीं था, परंतु वास्तव में यही प्रयोग आधुनिक विद्युत युग का जन्मदाता माना जाता है। थेल्स के 2000 वर्ष बाद जब इस खोज की तरफ किसी का ध्यान आकृष्ट नहीं हुआ तो 16वीं शताब्दी में गैलीलियो के समकालीन डॉक्टर गिलबर्ट, अब देखिए डॉक्टर गिलबर्ट ने, जो उन दिनों इंग्लैंड के महारानी एलिजाबेथ के घरेलू चिकित्सक थे, ठीक है, प्रमाणित किया कि अंबर एवं बिल्ली के खाल की भांति बहुत सी अन्य वस्तुएं, उदाहरणार्थ कांच और रेशम तथा लाख और फलानेल जब आपस में रगड़े जाते हैं तो उनमें भी छोटे छोटे पदार्थों को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। तो ये डॉक्टर गिलबर्ट देखे, ठीक है, ये नोटिस किए, ये सब चीज़ बताएं जो सिर्फ ये अंबर और बिल्ली का खाल रगड़ने से नहीं, लेकिन अन्य बहुत सारी वस्तुओं को साथ में रगड़ने से उनमें छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। अब आगे क्या हुआ ये देखिए। घर्षण से प्राप्त इस प्रकार की विद्युत को घर्षण विद्युत कहा जाता है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। इसे स्थिर विद्युत, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी कहा जाता है। तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी दोनों एक ही हुआ, दोनों एक दूसरे का नाम है, मतलब फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का ही नाम है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। बशर्ते पदार्थों को रगड़ने से उन पर उत्पन्न आवेश वहीं पर स्थिर रहे जहाँ वे रगड़ से उत्पन्न होते हैं। अतः स्थिर विद्युतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है। अब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो वो भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसकी विषय वस्तु वैसे आवेशित पदार्थों के गुणों का अध्ययन है जिन पर विद्युत आवेश स्थिर रहते हैं। तो जहाँ पर विद्युत आवेश स्थिर रहेंगे तो वो हो जाएगा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब आवेशों के प्रकार है, काइंड्स ऑफ चार्ज। जब घर्षण से विद्युत उत्पन्न की जाती है, किसी वस्तु को जब रगड़ा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, घर्षण। जब घर्षण से विद्युत उत्पन्न की जाती है तो उसमें वस्तु रगड़ी जाती है, और जो वस्तु रगड़ी जाती है दोनों ही में समान परिमाण में विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज उत्पन्न होते हैं। दोनों में ही इलेक्ट्रिक चार्ज उत्पन्न होंगे, दो वस्तु को रगड़ेंगे दोनों में ही इलेक्ट्रिक चार्ज उत्पन्न होंगे, ठीक है। लेकिन दोनों वस्तुओं पर उत्पन्न आवेशों की प्रकृति एक दूसरे के विपरीत होती है, ठीक है। अगर इस पर माइनस है तो उस पर प्लस, उस पर प्लस है तो इस पर माइनस, ऐसे हो जाएगा। एक वस्तु पर के आवेश को ऋण आवेश तथा दूसरी वस्तु पर के आवेश को धनावेश पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। आवेशों के लिए ऋणात्मक एवं धनात्मक पदों का प्रयोग सर्वप्रथम कौन किए थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन किए थे। तो आवेशों के लिए ऋणात्मक एवं धनात्मक नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किए थे, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन किए थे। बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार कांच को रेशम से रगड़ने पर कांच पर उत्पन्न विद्युत को धनात्मक विद्युत कहा गया है, और एबोनाइट या लाख की छड़ को फलानेल या रोएदार खाल, इन दोनों में से किसी से रगड़ने पर उन पर उत्पन्न विद्युत को ऋणात्मक विद्युत कहा गया है। घर्षण के कारण दोनों प्रकार की विद्युत बराबर परिमाण में एक ही साथ उत्पन्न होती है। यह नीचे के सारणी में कुछ वस्तुएं इस ढंग से सजाई गई है कि यदि किसी वस्तु को किसी दूसरी वस्तु से रगड़कर विद्युत उत्पन्न हो जाए तो सारणी में दो पहले हैं उसमें धन आवेश तथा जो बाद में है उनमें ऋण आवेश उत्पन्न होगा। तो रोआ हो गया, कांच रोआ, फलानेल हो गया, चपरा हो गया, मोम हो गया, कांच हो गया, कागज हो गया, रेशम हो गया, मानव शरीर हो गया, लकड़ी, धातु, रबर, रेजिन, अंबर, गंधक, एवोनाइट, ये सब
ऋणावेशित हो जाएंगे और कोई कोई धनावेशित हो जाएंगे। तो ऋणावेशित धनावेशित समझ गए। आगे और उदाहरण दिया गया है जिसमें और अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए यदि कांच को रेशम के साथ रगड़ा जाए तो कांच में धनावेश उत्पन्न होगा, और लेकिन यदि कांच को रुआ से रगड़ा जाए तो कांच में ऋणावेश उत्पन्न होगा उपयुक्त सारणी के नियमानुसार। तो यहाँ पर क्या करा, कांच 5 नंबर पे था और रेशम 7 पे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 वाले कांच पे जो है वो कांच पे ऋणावेश हो जाएगा। यहाँ पे कांच पे धनावेश होगा और यहाँ पे कांच को अगर रुआ से रगड़ा जाएगा तो ऋणावेश होगा। जैसा वहाँ पे लिखा गया था तो वही बता रहा है यहाँ पे। सजातीय आवेश लाइक चार्जेस क्या होता है, में प्रतिकर्षण रिपल्सन होता है, अर्थात जब आवेशित वस्तु एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है और ऋण आवेशित वस्तुएं भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। विजातीय आवेश अनलाइक चार्जेस में आकर्षण होता है, अट्रैक्शन होता है, अर्थात एक धन आवेशित वस्तु और एक ऋण आवेशित वस्तु को में आकर्षण होगा। अब विद्युतीकरण का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या कहता है, तो घर्षण के कारण उत्पन्न आवेशों की घटना को समझाने के लिए भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों ने समय समय पर अनेक सुझाव दिए हैं। वर्तमान में आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी सर्वमान्य है, सबसे ज़्यादा माना जा रहा है मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी। अब यहाँ पर आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या है वो पढ़ते हैं, और कौन दिए थे ये सब पढ़ेंगे भी। इस सिद्धांत का विकास थॉमसन, रदरफोर्ड, नील बोर आदि वैज्ञानिकों के कारण हुआ। तो ये थॉमसन, रदरफोर्ड, नील बोर ये सबका इसमें ये सिद्धांत देने में महत्वपूर्ण रोल रहा। इसके बाद इस सिद्धांत के अनुसार जब दो वस्तुएं आपस में रगड़ी जाती है तो उसमें से एक वस्तु को परमाणुओं की बाहरी कक्षा से भ्रमणशील इलेक्ट्रॉन निकल कर दूसरी वस्तु के परमाणुओं में चले जाते हैं। इससे पहले वस्तु के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की कमी तथा दूसरे वस्तु के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाती है। अतः पहली वस्तु धन आवेशित, तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगा तो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और दूसरी वस्तु में ऋण आवेशित हो जाएगी, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ पे ऋण आवेशित हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी जगह विद्युत से आविष्ट वस्तु अगर रहती है, किसी जगह विद्युत से आविष्ट वस्तु अगर रहती है तो उसका प्रभाव उसके चारों ओर सीमित क्षेत्र में पड़ता है। इसी क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। सिद्धांततः यह क्षेत्र अनंत दूरी तक फैला हुआ होना चाहिए, परंतु व्यवहार में ऐसा नहीं पाया जाता है। अब है विद्युत बल रेखा, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। विद्युत बल रेखा वह पथ है जिस पर एक स्वतंत्र धनावेश चलता है या चलने की प्रवृत्ति रखता है। अतः विद्युत बल रेखा वह वक्र है जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। यह बल रेखाएं केवल एक समतल में न होकर माध्यम में प्रत्येक दिशा में होती है। अब है चालक कंडक्टर, जिन पदार्थों से होकर आवेश का प्रवाह सरलता से होता है उन्हें चालक कहते हैं। लगभग सभी वस्तुएं अम्ल, क्षार, लवण के जलीय विलयन, मानव शरीर आदि विद्युत चालक पदार्थ के उदाहरण हैं। चांदी सबसे अच्छा चालक होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम पूछा है, सबसे अच्छा चालक, तो गुड कंडक्टर, ठीक है, ये हो जाएगा चांदी। अचालक नॉन कंडक्टर क्या होता है, जिन पदार्थों से होकर आवेश का प्रवाह नहीं होता है उन्हें अचालक कहते हैं। जैसे लकड़ी, रबर, कागज, अभ्रक, शुद्ध अशुद्ध जल आदि ये सब अचालक पदार्थों के उदाहरण हैं। अर्धचालक सेमीकंडक्टर अब पढ़ेंगे हम लोग। सेमीकंडक्टर कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी विद्युत चालकता चालक एवं अचालक पदार्थों के बीच होती है, उन्हें अर्धचालक कहते हैं। सिलिकॉन क्या हो जाएगा, अर्धचालक। सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, सेलेनियम ये सब याद रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट। सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, सेलेनियम आदि अर्धचालक के उदाहरण हैं। ताप बढ़ने पर चालक पदार्थों का विद्युत विरोध
विद्युत प्रतिरोध बढ़ता है तथा उसकी विद्युत चालकता घटती है, जबकि अर्धचालक पदार्थों की विद्युत चालकता ताप बढ़ने पर बढ़ती है तथा ताप के घटने पर घटती है। ये सब इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये सब ध्यान में रखिएगा। परम शून्य ताप पर अर्धचालक पदार्थ आदर्श अचालक की भांति व्यवहार करता है। तो परम शून्य एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जो होता है, तो उस पर क्या होता है, अर्धचालक पदार्थ आदर्श अचालक की भांति व्यवहार करता है। अर्धचालक पदार्थों में अशुद्धियाँ मिलाने पर भी उसकी विद्युत चालकता बढ़ जाती है। ठीक है। अब है चालक, अचालक एवं अर्धचालक पदार्थों की व्याख्या इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार की जा सकती है। चालक पदार्थों में कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिससे उनमें विद्युत चालन की क्रिया सरलता से होती है। अचालक पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अनुपस्थिति होने के कारण इनमें होकर विद्युत का चालन नहीं होता है। तो अचालक पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति होती है, जिसके कारण उसमें विद्युत का चालन नहीं होगा। अर्धचालक में सामान्य अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, लेकिन विशेष परिस्थितियों जैसे उच्च ताप या अशुद्धियाँ मिलाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए जा सकते हैं। अब है आवेश का पृष्ठ घनत्व, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। चालक के इकाई क्षेत्रफल पर स्थित आवेश की मात्रा को उस आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। तो पृष्ठ घनत्व इक्वल टू आवेश बाय क्षेत्रफल हो जाएगा। चालक का पृष्ठ घनत्व चालक के आकार एवं चालक के समीप स्थित अन्य चालक या विद्युत रोधी पदार्थों पर निर्भर करता है। पृष्ठ घनत्व सबसे अधिक नुकीले भाग पर होता है, क्योंकि नुकीले भाग का क्षेत्रफल सबसे कम होता है। तो जहाँ सबसे कम क्षेत्रफल होगा तो वहाँ घनत्व सबसे अधिक होगा। ठीक है। जब वायु के कण किसी नुकीले आवेशित चालक के संपर्क में आते हैं तो वे आवेशित हो जाते हैं तथा प्रतिकर्षित होकर दूर चले जाते हैं। उनका स्थान लेने के लिए वायु के नए कण आते हैं। यही क्रिया बार बार चलती रहती है। इस प्रकार वायु के कणों द्वारा आवेश बाहर ले जाने की घटना को संवहन विसर्जन, कन्वेंशन डिस्चार्ज एवं इस संवहन धारा को विद्युत पवन इलेक्ट्रिक विंड कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक विंड कैसे काम करता है यहाँ पर देख लिए हम लोग। अब पढ़ेंगे विद्युत बल के नियम या कूलम्ब का नियम। तो कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे। तो लॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स और कूलम्ब्स लॉ, दो समान आवेशों के बीच, यहाँ पे दो समान आवेशों के बीच बोल रहा है प्रतिकर्षण और दो असमान आवेशों के बीच आकर्षण का बल कार्य करता है। यह बल दोनों आवेशों के परिमाण, उनके बीच की दूरी तथा उनके बीच के माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो ये किस किस पे निर्भर करेगा, दोनों बल के आवेशों के परिमाण पे, दूरी पे और उनके माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करेगा। कूलम्ब ने अपने प्रयोगों के आधार पर दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के लिए दो नियम प्रतिपादित किए हैं। पहला क्या है, दो आवेशों के बीच आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल उनके आवेशों के गुणनफल का अनुक्रमानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दो आवेशों के बीच आकर्षण या विकर्षण का बल आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम व्युत्क्रम वर्ग नियम कहलाता है, इन्वर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, इन्वर्स स्क्वायर लॉ कहलाता है ये दूसरा नियम। यदि Q1 एवं Q2 आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं तो कूलम्ब के नियम के अनुसार उन आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या हो जाएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, निर्वात में विद्युतशीलता परमिटिविटी है। इसका मान 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। एप्सिलॉन r इक्वल टू दोनों आवेशों के बीच वाले माध्यम की सापेक्षिक विद्युतशीलता है और निर्वात के लिए इसका मान 1 होता है। निर्वात या वायु में एप्सिलॉन r इक्वल टू 1 Q1 एवं Q2 आवेशों के बीच क्रियाशील बल हो जाएगा F इक्वल टू 1/4 पाई। तो यहाँ पर पढ़ लिए हम लोग, निर्वात वायु में एप्सिलॉन r इक्वल टू 1 होता है। Q1 एवं Q2 आवेशों के बीच क्रियाशील बल F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
इंटू Q1 Q2/r² इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2/r²। तो 1/4πε0 इक्वल टू 1/4π इंटू 8.85 इंटू 10⁻12 इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यदि Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू 1 और R1 इक्वल टू 1 मीटर, F इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ इंटू 1 इंटू 1/1 इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन। तो ये क्या आ गया, यहाँ पे आ गया वो फोर्स, ये क्रियाशील बल का आ गया वैल्यू। अतः जब निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रहकर दो समान और बराबर आवेशों के बीच 9 इंटू 10⁹ न्यूटन प्रतिकर्षण का बल कार्य करता है तो उनमें से प्रत्येक को एकांक आवेश कहते हैं। इसको क्या कह देंगे, एकांक आवेश। आवेश का मात्रक कूलम्ब है, तो आवेश का मात्रक क्या होता है, मात्रक क्या होता है, कूलम्ब। अगर किसी चालक से होकर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश के परिणाम को 1 कूलम्ब कहते हैं। यहाँ पे है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब आवेश है एक इलेक्ट्रॉन पे, तो 1 कूलम्ब आवेश हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻9 इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर कूलम की परिभाषा से 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम बाय 1 सेकेंड। 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। 1 कूलम इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक AS। ये सेकेंड हो जाएगा एम्पियर, 1 एम्पियर सेकेंड। 1 कूलम इक्वल टू 1 एम्पियर सेकेंड। अतः किसी चालक में से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने का तात्पर्य यह है कि चालक के अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद से में से प्रति सेकेंड 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं। अब कूलम के नियम का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम के नियम की सहायता से किसी परमाणु के नाभिक तथा इलेक्ट्रॉनों के बीच कार्यकारी बल, परमाणु को परस्पर बांधकर अणु बनाने वाले बल तथा परमाणु अथवा अणु को परस्पर बांधकर ठोस अथवा द्रव बनाने वाले बल को समझा जा सकता है। अब है 2 आवेशित वस्तुओं के बीच कार्यकारी विद्युत बल की तुलना गुरुत्वाकर्षण बल से की जा सकती है। ये दोनों बल एक ही जैसे नियमों के अनुसार तथा निर्वात में भी कार्य करते हैं, परंतु इनमें कुछ अंतर यह है कि गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण बल ही होता है, जबकि विद्युत बल आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण दोनों प्रकार के होते हैं। इससे इस तथ्य की भी पुष्टि होती है कि द्रव्यमान केवल एक प्रकार का होता है जबकि आवेश 2 प्रकार के होते हैं। कूलम्ब का नियम बहुत अधिक दूरियों से लेकर बहुत छोटी दूरियों 10⁻14 मीटर तक के लिए सत्य है। कूलम्ब का नियम, इससे कम दूरियों पर जो बल कार्य करता है उसे नाभिकीय बल न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। इस बल का मान विद्युत बल से बहुत अधिक होता है। यह कणों के आवेशों पर निर्भर नहीं करता है। यह परमाणु में न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों को नाभिक में बद्ध किए रहता है, मतलब बांधे रहता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश पर कार्य करने वाले बल को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अतः Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र में इससे r मीटर दूरी पर वाले बिंदु पर की तीव्रता निर्वात में E 9 इंटू 10⁹ Q/r² हो जाएगा। विद्युत तीव्रता का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन कूलम्ब है। तो विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, वोल्ट प्रति मीटर या विद्युत कूलम्ब। यह एक सदिश राशि है। साधारणतः विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को विद्युत क्षेत्र भी कहा जाता है। अब है खोखले चालक के भीतर भाग में विद्युत क्षेत्र। किसी खोखले चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। यदि किसी ऐसे चालक को आवेशित किया जाता है तो संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर ही रहता है। अतः खोखला गोला एक विद्युत परिरक्षक इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड का कार्य करता है। यही कारण है कि कार से यात्रा करते समय यदि तेज वर्षा होने लगे और बिजली गिरने की संभावना हो तो सुरक्षा का उपाय यही है कि कार की खिड़कियां पूर्णतः बंद करके अंदर ही बैठे रहा जाए।
यदि बिजली कार पर ही गिरती है तो भी कोई हानि नहीं होगी। विद्युत आवेश कार के बाहरी सतह पर ही रहेगा। अब विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे विद्युत विभव कहते हैं। अर्थात विद्युत विभव किसी धनात्मक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य एवं परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति है। अतः विद्युत विभव V=W/Q0। विद्युत विभव का एसआई मात्रक जूल प्रति कूलम्ब होता है। तो विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? जूल प्रति कूलम्ब, जिसे वोल्ट भी कहते हैं। तो वोल्ट के अलावा विद्युत विभव का एसआई मात्रक हो जाएगा जूल प्रति कूलम्ब। विभव का मात्रक वोल्ट इटली के प्रसिद्ध वैज्ञानिक एलसेंड्रो वोल्टा के सम्मान में रखा गया है। विभव एक अदिश राशि है। अब शून्य विभव, जीरो पोटेंशियल। किसी भौतिक राशि को नापने के लिए प्रायः पैमाना तथा निर्देश बिंदु लिया जाता है जिसका पठन शून्य माना जाता है। विद्युतीय विभव को नापने के लिए निर्देश बिंदु के रूप में पृथ्वी के विभव को शून्य माना जाता है। पृथ्वी एक विशाल चालक है जिसमें थोड़ा आवेश देने से या इसमें से थोड़ा आवेश निकाल लेने से इसके विभव में कोई अंतर नहीं होता है, यानी पृथ्वी का विभव हमेशा शून्य रहता है। अब वोल्ट। यदि एक कूलम्ब धनात्मक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो बिंदु का विद्युत विभव 1 वोल्ट कहलाता है। तो 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल बाय 1 कूलम्ब। विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस। 1 कूलम्ब धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किए गए कार्य को उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहते हैं। विभवांतर का मात्रक भी वोल्ट होता है तथा यह भी एक अदिश राशि है। किसी खोखले चालक के भीतरी भाग का विभव। जब किसी खोखले चालक पर आवेश दिया जाता है तो यह आवेश चालक के बाहरी पृष्ठ पर चला जाता है। भीतरी पृष्ठ पर आवेश नहीं रहता है, लेकिन चालक के खोखले भाग का विभव शून्य नहीं होता है। वास्तव में इस भाग के प्रत्येक बिंदु का विभव समान होता है और चालक के विभव के बराबर होता है। विद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी। किसी चालक पर जितना आवेश देने से उसके विभव में एकांक वृद्धि होती है। क्या बोला? इलेक्ट्रिक कैपेसिटी क्या हो जाएगा? किसी चालक पर जितना आवेश देने से उसके विभव में एकांक वृद्धि होती है, उतने ही आवेश को उस चालक की धारिता कहते हैं, कैपेसिटी कहते हैं। अगर Q कूलम्ब आवेश देने से किसी चालक के विभव में V वोल्ट वृद्धि होती है तो चालक की धारिता क्या हो जाएगी? C=Q/V। C=Q/V होती है। धारिता का एसआई मात्रक फैराडे होती है। तो कैपेसिटी का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? फैराडे। ये ध्यान में रखिएगा। अगर किसी चालक में 1 कूलम्ब आवेश देने से उसका विभव 1 वोल्ट बढ़ जाता है तो उस चालक की धारिता 1 फैराड होती है। फैराड एक बहुत बड़ी मात्रक है, इसीलिए प्रयोग हेतु माइक्रो फैराडे यानी 10⁻⁻6 फैराडे मात्रक का प्रयोग किया जाता है। किसी चालक की धारिता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। पहला है चालक के पृष्ठ क्षेत्रफल पर, दूसरा है चालक के चारों ओर के माध्यम पर, और तीसरा है आसपास में अन्य चालकों की उपस्थिति पर। तो पहला पढ़ेंगे, चालक का पृष्ठ अधिक होने से उसकी धारिता अधिक और कम होने से धारिता कम हो जाती है। चालक के चारों ओर के माध्यम पर अगर हवा या निर्वात में किसी चालक का विभव भी है तो एप्सिलॉन विद्युतशीलता वाले माध्यम में घिरे रहने पर इसका विभव V/एप्सिलॉन हो जाता है। अतः किसी चालक की धारिता उसके अपने चारों ओर के माध्यम पर निर्भर करता है। आसपास में अन्य चालकों की उपस्थिति पर किसी चालक के समीप दूसरा चालक के रहने से प्रेरण होता है, जिससे पहले चालक का विभव घट जाता है और उसकी धारिता बढ़ जाती है। अगर समीप लाया गया चालक भूसंपर्कित रहता है, अर्थ कनेक्टेड रहता है, तो पहले चालक की धारिता और बढ़ जाती है। अब पढ़ेंगे विद्युत धारा।
विद्युत धारा में क्या होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, दो भिन्न विभव की वस्तुओं को यदि किसी धातु की तार में जोड़ दिया जाए तो आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु में प्रवाहित होने लगेगा। किसी चालक में आवेश के इसी प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। धारा निम्न विभव लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर प्रवाहित होती है, किंतु परंपरा के अनुसार हम जानते हैं कि धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की विपरीत दिशा में होती है, अर्थात धनात्मक आवेश के प्रवाह की दिशा की विद्युत धारा की दिशा मानी जाएगी। मतलब धनात्मक आवेश के प्रवाह की दिशा ही विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है। परिमाण एवं दिशा दोनों होने के बावजूद विद्युत धारा एक अदिश राशि है। यहाँ देखिए, परिमाण भी है, दिशा भी है, फिर भी ये विद्युत धारा जो है अदिश राशि है, क्योंकि यह दिशा है फिर भी अदिश है, क्योंकि यह जोड़ के त्रिभुज नियम का पालन नहीं करती है। प्रायः ठोस चालकों में विद्युत प्रवाह इलेक्ट्रॉनों द्वारा और द्रवों में आयन तथा इलेक्ट्रॉन दोनों से ही होता है। अर्धचालकों में विद्युत प्रवाह इलेक्ट्रॉन तथा होल द्वारा होता है। यदि किसी परिपथ में धारा का प्रवाह सदा एक ही दिशा में होता रहता है तो यह हम इसे दृष्ट धारा डायरेक्ट करंट डीसी कहते हैं। और यदि धारा का प्रवाह एकांतर क्रम में समानांतर रूप से आगे और पीछे होता है तो ऐसी धारा प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट एसी कहलाता है। अब है दृष्ट धारा को मतलब डायरेक्ट करंट को संक्षेप में डीसी अथवा प्रत्यावर्ती धारा को एसी कहते हैं। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होगा। यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो इसका अर्थ है कि उस तार में प्रति सेकेंड 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रविष्ट होते हैं तथा इतने ही इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड दूसरे सिरे से बाहर निकल जाते हैं। विद्युत परिपथ में धारा का लगातार प्रवाह प्राप्त करने के लिए विद्युत, तो यहाँ क्या बोल रहा था, जो यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो इसका अर्थ है कि उस तार में प्रति सेकेंड 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रविष्ट होते हैं तथा इतने ही इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड दूसरे सिरे से बाहर निकल जाते हैं। विद्युत परिपथ में धारा का लगातार प्रवाह प्राप्त करने के लिए विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ की आवश्यकता होती है। इसे विद्युत सेल या जनित्र जनरेटर द्वारा प्राप्त किया जाता है। आज के टॉपिक के लिए में इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सेल और विद्युत चालन, ये सब नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। अगर वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग।